हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये हमारा जो है वो फिफ्थ पार्ट है। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको सारे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये हम आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और साथ में जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो भी बहुत ही ध्यान से सुना करो क्योंकि उसी पे आने वाले क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जो भी अगले शिफ्टों में होते हैं, तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि होमोसेपियन के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नन। क्रो मैग्नन से जो होमीसेपियन के रूप में वर्गित किए गए थे। होमीसेपियन जो है वो साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन का, मानव का। तो ये याद रखना है कि मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, तो होमोसेपियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करता है जो कि सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो गुर्दे यानी किडनी की बात की गई तो किडनी में जो पथरी जम जाती है वो किसकी वजह से जम जाती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है जिसकी वजह से जो है वो पथरी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और आपको याद रखना है किडनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। किडनी जो है वो एक पैर होती है, मतलब दो किडनियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में। और ये जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है में काम में भाग लेती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भाग लेती हैं। और इसकी किडनी की फंक्शनल यूनिट जो रहती है वो नेफ्रॉन होती है। ओके, नेफ्रॉन जो रहती है वो फंक्शनल यूनिट रहती है किडनी की। और इसकी जो अगर आपसे पूछ लिया है कि लंबाई कितनी होती है, तो 4 से 5 इंच जो है वो इसकी लंबाई होती है। 4 से 5 इंच जो है इसकी लेंथ होती है। अगर आपसे पूछ लिया है कि विड्थ कितनी होती है, तो 5.5 जो है इंच जो है विड्थ रहती है। और मोटाई पूछ लिया है तो 1 से 2 इंच जो है इसकी मोटाई होती है। वेट याद रखना है, वेट जो है वो इसका 140 ग्राम होता है। किडनी का वेट जो रहता है वो 140 ग्राम रहता है। और ये करीबन 24 घंटों में जो है वो 24 आवर में अप्रोक्स जो है वो 1.5 यानी 1.5 लीटर जो है वो यूरिन का निर्माण करती है। और यूरिन का जो पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है किडनी की जो ढकी होती है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन याद रखना है पेरिटोनियम। ओके, पेरिटोनियम जो रहती है वो मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से जो है किडनी ढकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो मनुष्य में जो भी स्वाद हम लेते हैं तो जीभ में प्रेजेंट रहती हैं, उसी के माध्यम से हमें किसी भी भोजन का जो है वो स्वाद पता पड़ता है। तो ये जो रहती है वो 2000 से 8000 के बीच में रहती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और जीभ हमें मोस्टली जो है वो बोलने में, स्वाद में और सलाइवा फूड को मिस करने में काफ़ी मदद करती है। और जीभ की जो लेंथ रहती है वो 10 सेंटीमीटर रहती है। तो ये याद रखना है। जीभ का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरीके से हमारी जीभ है। इसमें जो पिछला भाग होता है वो कड़वा भाग, जो कड़वा स्वाद रहता है तो वो यहाँ पर पता पड़ता है। और अगल बगल जो रहता है ये खट्टा खट्टा जो है वो पता पड़ता है इससे। और ये वाला जो पोर्शन रहता है यहाँ नमकीन का पता पड़ता है। और जो आगे का पोर्शन रहता है उसे हम मीठे का जो है वो पता लगाते हैं कि क्या मीठा है क्या नहीं है। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मैंने काफ़ी बताई हैं। तो मोस्टली आपको याद रखना, देखिए वयस्क में बात की जाए तो 206 होती हैं। और अगर किड यानी शिशु में पूछ लिया जाए तो 306 होती हैं। ओके, 306। पर यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया है तो आपको 300 के रूम में देखना है। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 350 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतना याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे हड्डियों की बात की गई तो मैंने बता दिया कि एडल्ट में जो होती हैं वो 206 होती हैं। जो हड्डियों की जो स्टडी को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और मनुष्य में जो स्मॉलेस्ट हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है, वेगस होती है, फीमर होती है। और टीबिया पैरों में पाई जाती है। रेडियस जो रहती है वो हाथों की हड्डी होती है। और बोन से बोन को जो कनेक्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है लेगामेंट। और बोन से मसल को जो कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं टेंडन। ओके, बोन जो बनी होती है हमारी प्रोटीन और बाकी जो कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है उससे बनी रहती है। अब प्रोटीन आपसे पूछ ली जाती है कि कौन सी प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन जो रहती है हड्डियों में वो रहती है ओशिन। ओके, ओशिन प्रोटीन रहती है। प्रोटीन जो है वो 38% रहती है। और बाकी बचा हुआ कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है वो 62% होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगें के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन है दाब, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूड तरंगें होती हैं ये, और सी ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय, और डी ऑप्शन है मैकेनिकल यानी यांत्रिकी। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें ये नहीं होती हैं, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो रहती हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, यानी उन्हें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ध्वनि को जो है वो जरूरत रहती है माध्यम की। अगर निर्वात है तो निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, याद रखना है। निर्वात में जो है वो ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है। सबसे ज़्यादा जो है वो ध्वनि सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद जो है वो गैस में चलने का जो है वो क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो रहता है वो किसका बना होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लाइट का जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना होता है, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और लाइट का जो बल्ब रहता है वो प्रकाश के साथ साथ हमें हीट भी प्रदान करता है, तो ये भी याद रखना है। और बल्ब में जो है गैस जो भरी होती है बल्ब में वो आर्गन होती है। और अगर आपसे पूछ लिया है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है, तो ट्यूबलाइट में जो रहती है वो मरकरी वेपर रहती है। ओके, मरकरी वेपर रहती है। बाकी हम जो बल्ब में और भी गैसें यूज कर लेते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन, तो ये भी यूज करी जा सकती हैं, पर मोस्टली जो है वो आर्गन ही यूज करते हैं, तो इसी को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन और गैलियम। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अधातु कहा गया है, धातु नहीं कहा गया है। तो जल्दबाजी में कभी भी कोई क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल मत पढ़ा करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर देखिए अधातु कहा गया है, आपने सुना धातु है, तो आप लगा दोगे सीधा सीधा पहला ऑप्शन मरकरी, जो कि धातु है, जो कि कमरे के ताप पर जो है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। पर यहाँ पर अधातु पूछा गया है, तो ब्रोमीन जो है वो एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका एटॉमिक नंबर जो रहता है वो रहता है 35 रहता है। ओके, इसका डिस्कवर किया था बेलार्ड ने। ओके, तो बेलार्ड जो है इनके साइंटिफिक नेम है। ओके, और धातु में बता चुका हूँ, धातु जो रहती है वो मरकरी रहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुलुक मुकुलन यानी ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन होता है? तो ब्रीडिंग द्वारा जो प्रजनन होता है वो रहता है एनेलिडा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। एनिलिडा मतलब जो केंचुआ होते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है, तो ये जो है वो जीव अनुकूलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है, तो कि किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम जो है वो शुगर के रूप में भी जानते हैं, तो चीनी जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। और चीनी जो है हम गन्ने से जो है वो प्राप्त करते हैं, गन्ने से जो हम सुक्रोज के फॉर्म में जो है वो प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो है वो चीनी का निर्माण होता है। और फलों से जो है हम फ्रक्टोज प्राप्त करते हैं, तो याद रखना है आपको। बाकी नमक जो है रहता है वो NaCl रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ब्रास। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है ब्रास, जो कि दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है। कौन सी? कॉपर और टिन। कॉपर जो रहती है वो 90% रहती है, टिन जो रहती है वो 10% रहती है। और इसे जो है वो कॉइन हुआ, बेल हुआ, बेल यानी घंटी जो है, तो इनको बनाने में जो है इसके द्वारा ब्रास का जो है वो यूज किया जाता है। बाकी एल्यूमिनियम, लोहा और कॉपर ये एक अपने आप में एक सिंगल जो है वो धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो आवृत्ति और बात की जाए तो लेंथ, दोनों के ही जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर किसी की आवृत्ति ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो आवृत्ति कम होगी। यहाँ पर पूछी गई है कि आवृत्ति सबसे कम है, तो आवृत्ति जो है वो लाल की सबसे कम होती है, वेवलेंथ। ओके, जिसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे पूछ लिया है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो लाल तरंग की होती है, सॉरी लाल रंग की होती है, क्योंकि दूर से हमें जो है वो लाल बहुत ही जल्दी दिखाई जाता है बाकी अदर कलर की अपेक्षा, तो उसकी आवृत्ति कम होगी। अगर आपसे सबसे पूछ लिया है कि सबसे अधिक जो आवृत्ति किसकी होती है, तो बैंगनी की होती है। ओके, पर यहाँ पर सबसे कम पूछी गई थी जो कि लाल की होती है। हमारे जो प्राइमरी रंग होते हैं तो उन्हें भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्राइमरी रंग होते हैं। तो रंग जो रहते हैं हमारे, ब्लू हुआ, रेड हुआ, ग्रीन हुआ, तो ये तीनों ही मिला के जो है व्हाइट कलर का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कलर कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक
निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। तो यही जो है वो पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है वो डिस्कवर की गई थी 1928 में। और ये किससे प्राप्त हुई थी? फंगस से, जो कि एक एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि जो एयर कंडीशनर है विद्युत वाला, तो उसका जो है वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? ओके, तो इनका नाम है बिल्स कैरियर। ओके, तो कैरियर बिल्स भी लिखा रहता है, बिल्स कैरियर भी लिखा रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। शायद आपको ये क्वेश्चन दिख ना रहा हो, थोड़ा ओके धुंधला है, पर मैंने आपको बोल दिया है तो आपको क्लियर ही सुनाई दे रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषक का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप और ओजोन क्षय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओजोन क्षय। ओजोन क्षय कभी भी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नहीं होती है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओजोन जो रहती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर रहती है, तो उसमें प्रेजेंट रहती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेट को जो है वो एब्जॉर्ब करती है और हमें बहुत सारी बीमारियों से, खासकर स्किन कैंसर जो है बचाती है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त का थक्का की बात की गई है यहाँ पर, तो विटामिन B12 जो रहता है वो रक्त का थक्का जमाने में जो है वो हेल्प करता है। याद रखना है, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबैलामिन। ओके, साइनोकोबैलामिन कहा जाता है इसको, तो B12 को। बाकी आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है सभी के। विटामिन बी की जो डिस्कवर की गई थी एम मैकुलन ने की थी। ओके, और इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से देखिए रक्त का थक्का तो जमता ही नहीं, बाकी एनीमिया भी हो जाता है, जॉन्डिस भी हो जाता है, तो ये भी याद रखना है। और इसके सोर्स जो है वो मीट हुआ, मिल्क हुआ, तो इसमें जो है वो विटामिन B12 होती है। बाकी मैं कुछ और बता दूं, देखिए विटामिन डी का जो है वो नाम क्या रहता है? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ए को जो है वो रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन ई को जो है वो क्या कहा जाता है? टोकोफेरॉल। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो बहुत ही आसान है, बाकी मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए फार्मूला क्या होता है, C-0/100 इक्वल टू F-32/180 और इक्वल टू कर देना, अगर आपसे केल्विन में भी पूछ लिया है तो -K-273/100। ओके, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में बात की गई है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये इधर पहुँचेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा, F-32 = 0। तो F इजिकल टू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 32 फैराडे, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की जो प्रतिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन में कमी आती है। ओके, इलेक्ट्रॉन में कमी आती है, इसमें जो है वो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव करते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट रहते हैं उसको जो है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन। अगर आपसे पूछ लिया है कि जो रिडक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, यानी अपचयन, तो अपचयन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यानी प्लस साइन जो है वो ऐड होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट रहते हैं उनको ऐड करते हैं। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिचर्ड पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गेटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। बी ऑप्शन है, यह एक लघुगणकीय पैमाना है। सी ऑप्शन है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। और डी ऑप्शन है, पैमाने रिएक्टर पैमाने पर जो है 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो ये जो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हल्का भूकंप नहीं होता है 8 से 9 की तीव्रता में अर्थ जो रहता है। बाकी जो रिएक्टर स्केल है इसको क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापने में यूज किया जाता है। तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
अगला क्वेश्चन है बैक्स में सामान्य रूप से दिल की धड़कन की दर पूछी है। तो दिल की धड़कन की वैसे तो देखा जाए तो 72 की करीबन जो रहती है, 72 पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर हमें जो है वो बीच में पूछा गया, तो 60 से 100 धड़कन पर मिनट के बीच में जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। हार्ट की बात हुई है, तो हार्ट जो मनुष्य का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर रहता है, 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हार्ट में। ओके, और एक डिवाइस होता है पेस मेकर, जिससे हम हृदय की धड़कन बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो ये पेस मेकर जो है वो धड़कन से संबंधित होता है, और धड़कन की सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को सबसे आम इलाज क्या है। तो बैक्टीरिया का संक्रमण है, अगर उसका इलाज करना है तो हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, एंटीबायोटिक की बात की गई यहाँ पर, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछ लिया है कि यहाँ पर बैक्टीरिया के जो फादर है उसे कहा किसे किन्हें कहा जाता है, तो लुईस पास्चर को जो है वो बेटे बैक्टीरिया के फादर कहा जाते हैं। और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया किसे कहा जाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी को जो है वो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया आइवेक्स क्या है। तो साइबेरिया आइवेक्स जो है वो एक बकरी की प्रजाति है जो कि बड़ी और भारी बकरियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। तो हास्य गैस जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो लाफिंग गैस कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि टीयर गैस किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आपका एक लाइक एक शेयर जो है हमें मोटिवेट करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर किया करें। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।